आज के इस वीडियो में हमें 7वें पाठ का अंतिम पॉइंट, जिसकी हेडिंग है धात्विक एवं अधात्विक गुण। आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं, उनमें धात्विक और अधात्विक जो गुण हैं वो किस तरफ पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में किस आधार पर उनमें धातु के गुण हैं और किस आधार पर अधातु के गुण हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ आपको एक रफली ये एक आवर्त सारणी यहाँ दिखाई दे रही है। एक आवर्त सारणी का प्रारूपिक चित्र यहाँ बना हुआ है और आवर्त सारणी आप यहाँ पर देखिए, जो वास्तव में जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये आवर्त सारणी आपको दी गई है, जो कि वास्तविक आवर्त सारणी है। तो अपन यहाँ पहले बात करेंगे, पहली लाइन में है किसी तत्व यानी कि कोई भी तत्व हो के परमाणु द्वारा, हम सभी जानते हैं कि परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं। और अणु दो प्रकार के हो सकते हैं, तत्व या यौगिक। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, परमाणु के मिलने से क्या बन गया, अणु बन गया। सपोज कीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से क्या बना, H2 हाइड्रोजन का अणु बना। तो इनमें दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो यहाँ पर ये जो अणु बना है ये तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये तत्व कहलाएगा, जिसमें एक ही प्रकार के होते हैं। परंतु यदि मैं बात करूं कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया H2O, जल बन गया। यह जल का एक अणु है, क्योंकि परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। हाइड्रोजन का परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु। परंतु यहाँ पर ये परमाणु दो अलग अलग प्रकार के हैं, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसको यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको यौगिक कहेंगे। यह है हाइड्रोजन का जो अणु है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व कहलाएगा। जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं अणु में, वो तत्व कहलाता है, सॉरी यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण कहलाती है। देखिए नाम में क्या हेडिंग, क्या अपने धात्विक और अधात्विक गुण। तो धात्विक गुण किसे कहते हैं, कोई भी परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको त्याग देगा तो उससे वो धनायन बना लेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ मान लीजिए ये लिथियम है, लिथियम की बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा इसमें से, और यह जो बाहरी कक्षा, ये पहली कक्षा बाहरी कक्षा बचेगी अभी यहाँ पर, क्योंकि इसमें से जो सबसे बाहर वाला कोष था इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाली कक्षा है ये पूर्ण पूरित हो जाएगी, पूरी भरी हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो आवर्त सारणी में जो बाएं तरफ जो वर्ग है, ये इनकी बात की जा रही है, ये सारे धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण। जैसे पहले वर्ग में एक इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में, दूसरे वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, तीसरे वर्ग में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और धनायन बना लेगा। जैसे सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा, Na+ आयन बन जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा, Mg+2 बन जाएगा। और एल्यूमिनियम बाह्य कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनका त्याग करेगा तो यहाँ Al है, Al+3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी में जो बाएं तरफ दो तत्व हैं ये धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि धातु होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये धनायन बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए अपन आगे चलते हैं। जैसा कि वर्ग 1 के क्षार धातु, अब जो वर्ग 1 में पहले जो वर्ग है, पहले वर्ग की बात कर रहे हैं अपन, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है नीचे। तो इनकी बात कर रहा है कि इन्हें क्षार धातु भी कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं। यही सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं। सबसे ज्यादा धात्विक गुण आवर्त सारणी में किसमें होता है, पहले वर्ग में होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। आगे है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाता है। देखिएगा और सारणी को अपन देखें इस प्रकार से, यहाँ या और सारणी मान लीजिए, देखिएगा इधर आपको ये जो दाएं तरफ जो और सारणी में जो दिखाई दे रहे हैं ये अधातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन पहले उदासीन है, Cl पहले उदासीन है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, ऋण आयन बन जाएगा। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं वो अधात्विक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या लिखा है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाता है। जैसा कि वर्ग 17 के हेलोजन वर्ग, देखिएगा जो 17वां वर्ग है उसे हेलोजन वर्ग भी कहते हैं, और ये आपको आवर्त सारणी में दिख रहा है, ये 17वां वर्ग, ये इसकी बात कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। ये सारे ऋण आयन तत्व हैं। तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं, अतः प्रबल धात्विक अधात्विक गुण रखते हैं, यानी कि इनमें अधात्विक गुण होता है। अब आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करते हैं? देखिए जितने भी परमाणु हैं वो अपने बाह्यतम कोश में अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर बाह्यतम कक्षा में यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए, ठीक है, तो इसकी कक्षा पूरी फिलअप हो जाएगी। इसी प्रकार से फ्लोरीन के पास में देखिएगा बाहर वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी कक्षा पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो जितने भी परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो इनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए आसान है अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए। जबकि बाईं तरफ जो परमाणु है इनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है मान लीजिए, या 3 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इनके लिए आसान है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना इनके लिए आसान है, और ये अपनी कक्षा जो बाहर वाली कक्षा पूरी खाली हो जाएगी तो ये कक्षा पूरी बाहर वाली कक्षा नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो दूसरी कक्षा, पहली जो कक्षा है वही यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम के बाहर वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये दूसरी कक्षा सबसे बाहर वाली कक्षा रहेगी और ये पूरी भरी हुई है, यानी कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये ऐसा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो ये बात कर रहा है जो आवर सारणी के अंदर जो दाईं तरफ जो परमाणु है, तत्व में है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वो ऋण आयन बनाते हैं और इन्हें ही अधात्विक गुण कहते हैं। अब देखिए आवर सारणी के अंदर जो खास बात है उसकी बात की जाएगी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो लिखा है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है तथा प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता जाता है। देखिए दो बातें हैं, परमाणुओं का आकार बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कक्षा बढ़ेगी। देखिएगा इस डायग्राम में एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पहले आवर्त के अंदर एक वर्ग में क्या है, एक ही कक्षा है, दूसरे आवर्त में 2 कक्षा होगी, तीसरे आवर्त में यहाँ पर 3 कक्षा होगी। तो यहाँ पर कक्षा बढ़ रही है, कोष बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ने से जो प्रभावी नाभिक के आवेश है, क्योंकि नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ने से प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाएगा। नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकेगा, अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है कक्षा बढ़ने के कारण। तो अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि कक्षा बढ़ती है, और जब कक्षा बढ़ती है तो नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, और नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी तो प्रभावी नाभिक के आवेश, यानी कि नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, वो जो शक्ति है, उसकी ताकत है, प्रभावी नाभिक के आवेश, वो कम हो जाता है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से घटता जाता है। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, अपने एक वीडियो में पहले पढ़ा था कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा या जो एनर्जी चाहिए अपने, वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्यों घटता है उसको समझते हैं। देखिएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही कक्षा है और बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए अपन को ऊर्जा जो है वो लगानी पड़ेगी, परंतु जब नीचे वाली कक्षा में अपन ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में, तो यहाँ पर एक कक्षा और बढ़ गई है, तो नाभिक से दूरी बढ़ गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाएगा, हमें कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान इसमें अधिक ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी और नीचे वाले में और कम, और इससे नीचे वाले जो पोटेशियम है उसके अंदर और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
क्योंकि वहां एक कक्षा और बढ़ जाएगी, 4 कक्षा हो जाएंगी, तो नाभिक से दूरी और बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बता रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से घटता जाता है और धनायन का निर्माण सरलता से हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। एक ही आवर्त में, अब बात कर रहा है आवर्त में, आवर्त में चलते हैं बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा। अब परमाणु का आकार छोटा क्यों होगा, क्योंकि कक्षा तो बढ़ती नहीं है, परंतु प्रोटॉन लगातार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वो बाएं से दाएं है। अपन परमाणु जो है, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है, लिथियम 3 पे है, बेरिलियम 4 पे, बोरोन 5 पे, इसके पास 3 प्रोटॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन, इसके पास 5 प्रोटॉन है। कक्षा तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, कक्षा देखो इसमें 2 ही है, 2 ही कक्षा है, सबके अंदर 2-2 कक्षाएं आपके दिखाई दे रहा है, परंतु इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कक्षा में और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचने से परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा, किधर, बाएं से दाएं जाने पर। यहां मान लीजिए ये इधर बड़ा है, फिर उससे छोटा हो जाएगा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, इस प्रकार से ये आकार छोटा होता जाता है, क्योंकि नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो कक्षा छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण दाएं तरफ जो परमाणु है उनका आकार छोटा होता है। तो क्या लिखा है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा तथा प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अपन जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, तो यहां इस परमाणु में जो कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी तुलना में अगर ये परमाणु है, इससे अपने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी अपन को। क्यों, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखता है तो अपन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इधर ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी अपन को निकालने के लिए, और बाएं तरफ अपन को ऊर्जा कम चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होने से आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो भी कम होता है। ठीक है, आगे लिखा है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है और धनायन का निर्माण सरलता से नहीं होता है। यानी कि बाएं से दाएं चलते तो धनायन नहीं बनता, क्योंकि वहां ऋणायन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करते हैं। अर्थात तत्व के धात्विक गुणों में कमी होती जाएगी, किधर, बाएं से दाएं चलेंगे तो वो अधात्विक गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है इसमें, धातुएं विद्युत धनात्मक गुण रखती हैं, धातुएं जो होती हैं वो धनावेशित होती हैं, ठीक है, अर्थात विद्युत धनी होती हैं, जैसे Na+ है, सोडियम धातु है ना, ये पोटेशियम K+ है, और इसी प्रकार से कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारी धातुएं धनावेशित होती हैं। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, ठीक है, अभी पढ़ा था अपन ने, परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, प्रभावी नाभिक के आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जल्दी खींच लेता है, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, अतः ऋणायन बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जो आवर्त सारणी में दाएं तरफ ऋणायन होते हैं, यानी कि जैसे क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है ना, फ्लोरीन फ्लोराइड बन गया, ब्रोमीन ब्रोमाइड बन गया, आयोडीन आयोडीन बन जाएगा। इस प्रकार से तत्वों की अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। कहने का मतलब आवर्त सारणी में इस तरफ जो दाएं तरफ जो तत्व है वो अधात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, और तत्वों की अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि के मान में कमी होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें कक्षा बढ़ जाती है, तो कक्षा बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेश जो है उसका मान कम हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती है, नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, अतः अधात्विक गुणों में कमी होती है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो अधात्विक गुणों में कमी होती है। आगे लिखा है, इसी कारण आवर्त सारणी में बाएं भाग के तत्व धात्विक गुणों में समृद्ध होते हैं, जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते हैं धात्विक गुणों में कमी होती जाएगी और अधात्विक गुणों में वृद्धि होती जाएगी। कहने का मतलब जो आवर्त सारणी है उसमें इधर धातुएं होती हैं और इधर इस तरफ चलते हैं तो अधातुएं होती हैं, तो यहाँ जो धातुएं उनकी धात्विक गुणों के अंदर यहाँ कमी होती जाएगी, जो जो इधर जाएंगे अपन दाएं तरफ जाएंगे धात्विक गुणों की तो कमी होगी, परंतु अधात्विक गुणों के अंदर वृद्धि होती जाएगी,
क्योंकि इधर अधातुएं सम्मिलित की गई हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, यानी कि ऋणायन बनाती हैं, विद्युत ऋणी गुण रखती हैं, जैसे ब्रोमाइड है ना, आयोडाइड, क्लोराइड। आवर्त सारणी में इस प्रकार धातु व अधातु को पृथक पृथक करने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाती है, जिसके समीप स्थित तत्व दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। देखिएगा आवर्त सारणी के अंदर, यहाँ पर अपन पाठ्य पुस्तक की बात करें तो अपनी पाठ्य पुस्तक में ये आपको एक लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है, यहां से देखिएगा ये वाली है, ठीक है, मोटी जो ब्लैक रंग की जो लाइन है आपको यहाँ पर किताब में दिखेगी आपको ये। तो यहाँ पर क्या है, इधर वाली तो है धातुएं सारी, ये क्या है, ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन के ये बाएं तरफ तो सारी धातुएं हैं, परंतु इधर ये जो आपको पीले रंग में दिख रही है, ये सारी अधातुएं हैं, ठीक है। परंतु यहाँ एक हाइड्रोजन जो है ये अधातु होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर भी इसकी ये कमी है। इन्हें उपधातु कहते हैं। इस रेखा पर आने वाली उपधातुएं, देखो यहाँ पर 7 उपधातुएं हैं अपनी आवर्त सारणी में, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 उपधातुएं अपने आवर्त सारणी में यहाँ दिखाई गई हैं। और इस पाठ की जो अंतिम लाइन है वो है, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने अम्ल और क्षार वाले पाठ के अंदर ही पढ़ा था। तो वहां पर देखिएगा एक सीधी सी बात है, जैसे धातु ऑक्साइड का मतलब क्या है, धातु ऑक्साइड जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, Al2O3, ठीक है ना, Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो धातु ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉपर के साथ जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार से फेरस या फेरिक ऑक्साइड आयरन के साथ जुड़ने से। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। और जो अधातुओं की प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। और यहाँ पर इसमें जो खास बात है वो अपने धातु और अधातु के जो गुण है वो आवर्त सारणी में किधर किधर होते हैं, उसके लिए देखिएगा इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। उसमें सारी बातें बताई गई हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है घटता है ना, अपने जब दाएं से बाएं आते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, बाएं से दाएं चलते हैं तब क्या होता है। ये सारी बातें इस आपको इस चित्र में मिलेंगी जो अभी अपने सारी बातों की चर्चा की है। तो यहाँ आपने मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आवर्त सारणी के अंदर धात्विक और अधात्विक गुण जो है वो दर्शाए जाते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके अंदर किस प्रकार से बदलाव आता है। ये सारी बातें अपन ने यहाँ ध्यानपूर्वक समझी। धन्यवाद।